तो दोस्तों आज मैं माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटिस के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आपने अब तक सीजन 1 की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर फटाफट से चेकआउट कर लो। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम पॉप स्टेप और कोइची को देख पाते हैं जो कि किसी स्टेशन पर खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें ओसाका नाम के शहर में जाना होता है। वजह इसलिए क्योंकि पॉप स्टेप को वहां मौजूद एक मॉल की प्रमोशन के लिए बुलाया गया था। पॉप स्टेप ट्रेन में जाकर बैठ जाती है पर कोइची जो कि किसी दुकान से सामान खरीद रहा होता है ट्रेन में नहीं बैठ पाता और ट्रेन चलने लगती है। वो अपने क्वर्क का इस्तेमाल करते हुए भागता हुआ ट्रेन का पीछा करता है और तभी उसकी एक नई पावर अनलॉक होती है जहाँ वो अपने क्वर्क की मदद से ट्रेन पर चिपक जाता है। यानी कि अब कोइची किसी भी स्मूथ सरफेसेस पर चिपक भी सकता था। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो कोइची ट्रेन के अंदर आ जाता है और पॉप स्टेप को उसकी नई पावर के बारे में बताता है, जिसके बाद ये लोग ओसाका शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। सीन कट होता है और हम इन दोनों को ओसाका में देख पाते हैं जहाँ ये लोग एक मार्केट में होते हैं और मॉल का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि तभी हम फैट गम को देख पाते हैं जो कि एक चोर को पकड़ रहा होता है। कोइची यहाँ फैट गम की इस चोर को पकड़ने में मदद करता है जहाँ बदले में फैट गम इन्हें मॉल तक का रास्ता दिखाता है। जिसके बाद पॉप स्टेप और कोइची आइडल्स के तैयार होने वाले कमरे में पहुंचते हैं जहाँ वो लोग मोनिका नाम की एक लड़की से मिलते हैं जिसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नाम की कोई चीज नहीं है। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम इसी मॉल के इक्विपमेंट रूम में नाओमासा को फैट गम के साथ देख पाते हैं जो कि इस मॉल के कैमरास की मदद से पूरे मॉल पर नजर रखे हुए थे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि इस मॉल के अंदर आज तो कोई ड्रग डीलिंग होने वाली है। ये वही ट्रिगर नाम का ड्रग है जो कि तुम्हारे क्वर्क की पावर को कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। नाओमासा को तभी कैमरे में पॉप स्टेप नजर आती है जो कि नरुहाटा से है और वो उसे देख पहचान लेता है कि वो तो नरुहाटा की विजिलेंटी है और तभी वो पॉप स्टेप पर भी नजर रखना शुरू कर देता है। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम देख पाते हैं कि पॉप स्टेप का कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका है जो कि काफी ज्यादा हिट जाता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो कोइची के साथ मिलकर मॉल को एक्सप्लोर करने लगती है और तभी वो लोग वहाँ मोनिका से मिलते हैं जो कि क्रैब रोबोट का एज अ मैस्कॉट इस्तेमाल कर रही होती है। अब तभी यहाँ बातों के दौरान मोनिका को नाओमासा का फोन आता है और वो यहाँ से फौरन निकल जाती है। मोनिका के यहाँ से जाने के बाद ये लोग उस क्रैब रोबोट के ओनर से बात करने लगते हैं जहाँ वो बताता है कि मोनिका हमारी मर्चेंडाइज को प्रमोट करने के लिए एज अ मैस्कॉट एक्ट कर रही थी और वो यहाँ मौजूद सब लोगों की काफी सारी मदद भी करती है। कोइची और पॉप स्टेप ये सुन शॉक होते हैं क्योंकि मोनिका ने उन्हें बताया था कि वो एक आइडल है। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम मोनिका को देख पाते हैं जो कि एक आर्मर वेस्ट और अपने वेपन्स को तैयार कर रही होती है जहाँ हमें बताया जाता है कि वो भी नाओमासा के साथ ड्रग डीलिंग को रोकने के लिए इस मिशन में काम कर रही है। इसलिए हो सकता है कि वो भी नाओमासा की तरह कोई डिटेक्टिव या फिर कोई एजेंट हो। और फिर वो रेडी होने के बाद यहाँ से कहीं निकल जाती है जिसके बाद सीन कट होता है और हम इरेजर हेड यानी का आइजावा को देख पाते हैं जो कि दो लोगों का पीछा कर रहा होता है। ये लोग फिर ट्रिगर ड्रग का इस्तेमाल करके मेंटिस वाले मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते हैं और आइजावा पर हमला करते हैं पर आइजावा अपने क्वर्क की मदद से उन्हें उनकी नॉर्मल फॉर्म में ले आता है और साथ ही उन्हें पकड़ भी लेता है। और फिर आइजावा इन दोनों को बताता है कि वो उन्हें अरेस्ट करने नहीं बल्कि उनके एक दोस्त की जानकारी निकालने के लिए आया है। वो यहाँ उनसे कामायान के बारे में पूछता है जो कि मॉन्स्टर था जिसे हमने सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में देखा था। कामायान इन दोनों का बेस्ट फ्रेंड निकलता है और फिर ये लोग आइजावा को अपनी शॉप में बुलाते हैं। यहाँ आइजावा इन दोनों को बताता है कि उनका फ्रेंड ट्रिगर ड्रग का इस्तेमाल करने के बाद मेंटिस में ट्रांसफॉर्म हुआ था पर उसके बाद से वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ पा रहा है और क्योंकि उसने ट्रिगर ड्रग के ओवरडोज की वजह से शहर पर हमला किया था तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया है पर अभी भी वो आइजावा के पास ही है क्योंकि वो उसे उसकी मॉन्स्टर वाली फॉर्म में खुलेआम घूमने नहीं दे सकता था। ये सुनिए दोनों अब से डिसाइड करते हैं कि वो अब से ट्रिगर ड्रग का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे जहाँ बदले में आइजावा इन दोनों को कामायान से मिलाएगा। लेकिन आइजावा को यहाँ ड्रग डीलर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती और फिर यहीं ये फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम नाओमासा को फैट गम और मोनिका के साथ कुछ टाइम पहले की एक मीटिंग में देख पाते हैं जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं ड्रग डीलिंग के बारे में जहाँ इन्हें पता चलता है कि सी फूड के डब्बों के अंदर इस ट्रिगर ड्रग को ट्रक के जरिए मॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिसके बाद ये आम लोगों तक पहुंचता है और इसलिए आज ये लोग ओसाका मॉल के अंदर उस ट्रक के आने का इंतजार करेंगे और उसके सारी मर्चेंडाइज के बक्सों को चेक करेंगे ताकि उन्हें इस केस की कोई लीड मिल सके। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ वो ट्रक यहाँ पर अपनी मर्चेंडाइज लेकर आ चुका होता है। कुछ लोग ट्रक से सामान उतार रहे होते हैं जहाँ मोनिका इनके सामने आती है और बोलती है कि उसे पैकेजेस चेक करने के लिए कहा गया है। हम ये देख जान पाते हैं कि मोनिका को यहाँ सब लोग जानते हैं क्योंकि वो उनके अक्सर कामों में मदद करती है। मोनिका उनसे इजाजत लेने के बाद पैकेजेस को चेक करने लगती है जहाँ उसे एक अननोन पैकेज नजर आता है जिसे खोलने पर उसके अंदर तो क्रैब होता है पर साथ ही यहाँ ड्रग का इंजेक्शन भी रखा होता है। यहाँ एक बंदा आकर मोनिका को इस बक्से को चेक करने से रोकता है जहाँ मोनिका उसके ऊपर अपनी गन तान देती है। बताती है कि वो यहाँ मौजूद काम करने वाले सारे लोगों को जानती है और उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। और तभी इस बंदे की आइडेंटिटी रिवील होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि नंबर 6 नाम का ड्रग डीलर था। वो यहाँ अपने क्वर्क को एक्टिवेट करता है जहाँ वो काफी तेज स्पीड में मोनिका की गन छीनकर वहां से बाहर निकल पाता है। लेकिन बाहर निकलते ही वो देखता है कि पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। वो अपने हथियार गिरा देता है और एक टैबलेट का इस्तेमाल करके कुछ रोबोट्स को कंट्रोल करके इन लोगों पर उनसे हमला करवाता है। फैट गम उन सारे ही रोबोट्स को संभाल लेता है और पुलिस यहाँ इस नंबर 6 को रोकने की कोशिश करती है। यहाँ फाइट के दौरान हम मोनिका के क्वर्क के बारे में भी जान पाते हैं जो कि अपनी उंगलियों के बीच में आए हर एक चीज को काट सकती है केकड़े की तरह, जहाँ उसके क्वर्क का नाम होता है स्निप क्लिप। और फिर हम नंबर 6 को देख पाते हैं जो कि उस ट्रक को ब्लास्ट कर देता है जिसके अंदर ड्रग के सारे एविडेंस होते हैं। नाउ
नामासा यहाँ फिर उसके पैर को शूट कर देता है, जिस वजह से वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। पुलिस उसे पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो अपने क्वर्क का इस्तेमाल करके टाइम को स्लो कर देता है, जहाँ वो सारे पुलिस वालों की गन्स को छीनकर उन्हीं को शूट कर देता है और फिर वहां से निकल जाता है। लेकिन कोई भी पुलिस वाला मरता नहीं, क्योंकि उनकी गन्स के अंदर सिर्फ रबड़ बुलेट्स होती हैं। और फिर तभी मोनिका को याद आता है कि एक क्रैब रोबोट मॉल के अंदर भी था, तो वो दोनों उस रोबोट को ठिकाने लगाने के लिए निकल जाते हैं। और फिर तभी हम पॉप स्टेप को इस रोबोट के अंदर बैठा देख पाते हैं, क्योंकि मोनिका काफी देर से नहीं आई थी, इसलिए पॉप स्टेप उसकी जगह यहाँ प्रमोशन के काम को संभालती है। और फिर तभी ये रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मॉल में इधर उधर तबाही मचाने लगता है। कोई चीज यहाँ ऑल माइट की हुडी पहनकर उसे बचाने की कोशिश करता है, और तभी यहाँ पर मोनिका और फैट गम भी आ जाते हैं। यहाँ दोनों ही कोईची की पॉप स्टेप को उस रोबोट से निकालने में मदद करते हैं। और तभी ये रोबोट ब्लास्ट होने वाला होता है, जहाँ फैट गम उसके ऊपर लेट जाता है, जहाँ हमें उसके क्वर्क के बारे में पता चलता है, जिसका नाम है फैट एब्जॉर्प्शन। और वो उसकी मदद से बम ब्लास्ट को पूरी तरीके से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, जहाँ वो उसे बाद में रिलीज कर पाता है। लेकिन रिलीज करने से पहले वो अपने आसपास मौजूद लोगों को दूर जाने के लिए कहता है और उसे रिलीज कर देता है, जिससे वो वापस से काफी पतला हो जाता है। जिसके बाद मोनिका और फैट गम नामासा की मदद करने के लिए निकल जाते हैं और पॉप स्टेप और कोईची पुलिस के आने से पहले अपने घर लौट जाते हैं, जहाँ ये सेकंड एपिसोड एंड हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ जायंट मॉन्स्टर्स को ओकिनावा में देख पाते हैं, जहां तभी ऑल माइट आकर इन तीनों ही मॉन्स्टर्स को हराकर वहां से फौरन निकल जाता है। जिसके बाद ऑल माइट यहाँ कैफे में पहुंचता है, जिसका नामा से इंतजार कर रहा होता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं, पर तभी ऑल माइट देखता है कि नाओमासा काफी ज्यादा जख्मी हो रखा है, जहाँ नाओमासा उसे सब कुछ बता देता है कि वो एक ड्रग डीलर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ऑल माइट कहता है कि वो उसे मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया, जिस पर नाओमासा कहता है कि वो एक पब्लिक हीरो है और पुलिस की अगर वो मदद करेगा तो विलेंस उसका गलत फायदा उठाएंगे। अब यहाँ ये दोनों बात करते करते एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं, जहां ऑल माइट नाओमासा को 2 गिफ्ट्स देता है, एक उसके लिए और एक उसकी बहन के लिए। और फिर सीन कट होता है, जहां रात होने पर नाओमासा घर वापस आ जाता है, जहां वो माकोटो को ऑल माइट का दिया गिफ्ट देता है, पर वो उसे ये नहीं बताता कि ये गिफ्ट ऑल माइट ने दिया है। और फिर नाओमासा यहाँ माकोटो से पॉप स्टेप के बारे में जानने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पिछले मॉल वाले इंसिडेंट में वहां मौजूद थी। माकोटो बताती है कि पॉप स्टेप का तुम्हारे ड्रग डीलिंग वाले केस से कोई लेना देना नहीं था, और इसलिए वो यहाँ नाओमासा से कहती है कि वो पॉप स्टेप के हवाले से और सवाल ना पूछे, क्योंकि अगर वो पुलिस के साथ इन्वॉल्व होती है तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, जो कि एक आइडल बनने का। नाओमासा कहता है कि वो तो बस पॉप स्टेप से पूछताछ करना चाहता था, जिस पर माकोटो कहती है कि ऐसे वो पुलिस के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी, जो कि वो नहीं चाहती। और साथ ही दोनों यहाँ ये बात जानते हैं कि पॉप स्टेप एक विजिलेंटी है। नाओमासा फिर यहाँ थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो फिर माकोटो से उसका गिफ्ट वापस ले लेता है, जो कि एक बाथ सॉल्ट होता है, जिसे वो इस्तेमाल करके नहा लेता है। अगली सुबह हम नाओमासा को आइजावा और उसके बाकी दोस्तों के साथ देख पाते हैं, जो कि कामायान के हवाले से बात कर रहे होते हैं। कामायान यहाँ अपनी मेंटिस वाली फॉर्म में अटक जाने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता है। बताता है कि इस फॉर्म की वजह से वो ना ही बाथरूम जा सकता है, ना ही अपने घर जा सकता है, और ना ही बाहर खुलेआम घूम सकता है। और इसीलिए नाओमासा और आइजावा उसकी इस प्रॉब्लम का किसी तरह तो सोल्यूशन निकालने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ इन लोगों को नाओमासा से एक लड़की के होने की महक आने लगती है, जो कि उसके इस्तेमाल किए बाथ सॉल्ट की वजह से था, जो कि स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए था। और इस बात से नाओमासा को काफी शर्म आती है, और जब भी वो कहीं जाता है तो लोग उससे पूछते हैं कि क्या उसने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली, जिस पर नाओमासा को और भी शर्म आती है। सीन कट होता है और हम कुछ विलेंस को लड़कियों के हाई स्कूल के अंदर इंटर करता देख पाते हैं, जो कि उन लड़कियों को छेड़ने के लिए आए थे। और तभी कोईची उन्हें रोकने के लिए आ जाता है, जहाँ ये लोग मिसाइल से कोईची पर हमला करते हैं, पर ये मिसाइल्स नकली होते हैं, इस वजह से ब्लास्ट नहीं करते। और तभी कोईची की एक और नई पावर अनलॉक होती है, जहां वो अब अपने हाथों से प्रोजेक्टाइल्स को भी शूट कर सकता था। लेकिन इससे पहले वो अपनी पावर को समझ पाता है, यहाँ से एक मिसाइल हिट कर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। पॉप स्टेप उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ये विलेंस उसे देख उसे छेड़ने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पॉप स्टेप कोईची को लेकर यहाँ से भाग जाती है। सीन कट होता है, जहाँ हम नाओमासा को देख पाते हैं, जो कि अपनी और नंबर 6 की हुई फाइट की फुटेज को चेक कर रहा होता है, जहाँ उसे नंबर 6 के क्वर्क के बारे में कुछ चीजें पता चलती है, जैसे कि वो अपनी स्पीड और सोचने की ताकत को कहीं ज्यादा तेज कर देता है। और तभी उसे ओ क्लॉक नाम के हीरो की याद आती है, जिसके बारे में वो आइजावा से पूछने जाता है, जहाँ आइजावा उसे बताता है कि ओ क्लॉक को बहुत टाइम से किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन नंबर 6 यहाँ ओ क्लॉक नहीं हो सकता, क्योंकि वो काफी ज्यादा यंग है और ओ क्लॉक काफी पुराना हीरो है। लेकिन क्वर्क की सिमिलरिटीज को देख इन्हें लगने लगता है कि ओ क्लॉक का जरूर नंबर 6 के साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। और तभी हम नंबर 6 को एक अपार्टमेंट में देख पाते हैं, जिसकी दीवार पर एक ओ क्लॉक का पोस्टर लगा होता है, और वो उसे मास्टर बुलाता है, यानी कि ओ क्लॉक ने नंबर 6 को क्वर्क इस्तेमाल करने में ट्रेन किया है। सीन फिर कोईची और पॉप स्टेप पर आता है, जहाँ कोईची पॉप स्टेप को बताता है कि उसकी एक नई पावर अनलॉक हुई है, जहाँ वो प्रोजेक्टाइल्स को भी शूट कर सकता है। यहाँ ये लोग इस बारे में भी बात करते हैं कि विलन सब कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और कोईची अब उनसे अकेले मुकाबला नहीं कर पाता। और तभी इन दोनों को नकल डस्टर की याद आने लगती है कि अगर वो यहाँ होता तो क्या करता। और फिर यही थर्ड एपिसोड एंड हो जाता है।
फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम कोइची को ट्रेनिंग करता देख पाते हैं, जो कि अपने नए मूव्स को सीखने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पर पॉप स्टेप आ जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि अगर वो अपने प्रोजेक्टाइल वाले मूव से किसी पर अटैक करेगा तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। पॉप स्टेप यहाँ फिर अपना होमवर्क करने लगती है और कोइची द क्रॉलर बनकर बाहर निकल जाता है, जहाँ उसका सामना एक 6 हाथों वाले विलन से होता है, जो कि उसकी सोच से कई ज्यादा ताकतवर निकलता है। कोइची उससे बचकर भागने लगता है, जिसके बाद सीन कट होता है और हम आइजावा को कामायान के दोस्तों की दुकान में देख पाते हैं। कोइची तभी उनकी दुकान के पास इस मॉन्स्टर को भगा कर ले आता है, जहाँ आइजावा इस मॉन्स्टर से फाइट करता है। आइजावा का क्वर्क इस विलन पर काम नहीं करता है, क्योंकि वो भी उन्हीं मॉन्स्टर्स में से है जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस से नहीं आ सकते। ये विलन यहाँ आइजावा पर भारी पड़ता है और उसे काफी जोर से हिट करता है। आइजावा कुछ देर के लिए हिल नहीं पाता, लेकिन तभी कोइची आकर उसकी मदद करता है। कोइची का प्रोजेक्टाइल वाला मूव इस विलन को काफी अच्छा डैमेज देता है, जिस वजह से आइजावा उसे इसी मूव का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। कामायान के 2 दोस्त भी उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ वो लोग लीगल क्वर्क एनहेंसिंग वाले ड्रग का इस्तेमाल करके अपनी मेंटिस वाली फॉर्म में आ जाते हैं। ये चारों ही उसे अपने पीछे लगाकर कामायान के पास ले आते हैं, जो कि एक वेयर हाउस में रह रहा होता है। कामायान की मदद से वो उस विलन को वेयर हाउस में बंद कर पाते हैं, जहाँ वो एक तरीके से उसे पकड़ ही लेते हैं। लेकिन तभी ये विलन कामायान का मुंह पकड़ लेता है, जिस वजह से वो यहाँ पूरे ही वेयर हाउस को गुस्से में डिस्ट्रॉय कर देता है और ये विलन आजाद हो जाता है। ये पांचों ही उसका पीछा करने लगते हैं, जहाँ पीछा करते करते रात हो जाती है। ये विलन फिर यहाँ एक गली में घुसकर नंबर 6 को देख उस पर हमला करने लगता है, जो कि उस पर एक्सपेरिमेंट्स किया था और इसी वजह से वो अपनी इस फॉर्म में अटका हुआ था। नंबर 6 उसे काफी आसानी से हरा देता है और उसके ब्लड सैंपल को लेकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन निकलने से पहले ये ऑक्टोपस वाला विलन उस पर एक पत्थर मारता है, जिससे उसके मुंह पर एक स्कार आ जाता है। इस स्कार की वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और नंबर 6 फिर यहाँ ऑक्टोपस की धुलाई शुरू कर देता है। ज्यादा देर तक क्वर्क इस्तेमाल करने से नंबर 6 की बॉडी काफी ज्यादा डैमेज होती है, पर वो यहाँ इस विलन से कहता है कि वो उसे जान से मारकर यहाँ 5 ही सेकंड में निकल जाएगा। लेकिन सही टाइम पर यहाँ कोइची और आइजावा आ जाते हैं, जिस वजह से नंबर 6 को यहाँ से भागना पड़ता है। और फिर अगली सुबह हम आइजावा को नाओमासा के साथ देख पाते हैं, जो कि रात में हुई सारी चीजों के बारे में उसे बता देता है। नाओमासा को लगता है कि उस विलन की यह हालत नकल डस्टर ने की होगी, क्योंकि वो उन्हें काफी बुरी हालत में मिला था। लेकिन आइजावा मना कर देता है और कहता है कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। और फिर यहीं पर फोर्थ एपिसोड एंड हो जाता है। फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत में हम आइजावा और नाओमासा को बात करते देख पाते हैं, जहां उन्हें उस ऑक्टोपस वाले विलन से पता चला था कि अपनी फॉर्म में इस तरह अटकने से पहले उसे याद है कि उसने एक मिक्सर अटेंड किया था। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं, और इसलिए फिर ये लोग उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं जो लोग ऐसे मिक्सर वगैरह रखवाते हैं। जहाँ ये लोग मिडनाइट से मदद मांगते हैं और मिडनाइट यहाँ अपने इस मिशन में पॉप स्टेप को भी शामिल कर लेती है। यहाँ इन लोगों का टारगेट एक रीन नाम की लड़की होती है और ये लोग भेस बदलकर मिक्सर के अंदर इंटर करते हैं, जहाँ इन लोगों के साथ कोइची भी होता है। रीन को इस मिक्सर में बिल्कुल भी मजा नहीं आता और तभी ज्यादा पी लेने की वजह से उसे उल्टी होने लगती है। कोइची उसे संभालता है, जिसे देख पॉप स्टेप और रीन के एक दोस्त काफी ज्यादा जेलिस होते हैं। यहाँ रीन की एक दोस्त होती है जो कि रीन से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, जो कि कोइची जैसे लड़की को उसके पास भी देखना पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ हम रीन को कोइची से काफी अट्रैक्ट होता देख पाते हैं। पॉप स्टेप और रीन की यहाँ कोइची के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी रीन की यहाँ वही दोस्त अंदर आती है, जो कि मेकअप लगाकर काफी अच्छी दिखने लगी थी। अंदर आने के बाद वो भी इनके साथ कोइची के लिए लड़ाई शुरू कर देती है और तभी एक वेटर इनके लिए ड्रिंक्स लेकर आता है, जिसमें रीन की ये दोस्त कुछ ड्रग मिला देती है। पॉप स्टेप, कोइची, रीन, मिडनाइट और इस दोस्त के अलावा ये सारे ड्रिंक सब लोग पी लेते हैं, जिस वजह से उनके क्वर्क्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं और ये भी ट्रिगर ड्रग जैसा ही होता है। ये सब देख मिडनाइट अपने क्वर्क को एक्टिवेट करती है, जिससे सारे लड़के बेहोश हो जाते हैं और इस तरह वो पूरी सिचुएशन संभाल लेती है। जहां हमें उसके क्वर्क के बारे में पता चलता है कि मिडनाइट की बॉडी से एक अरोमा निकलता है, जिसे सूंघने पर सब लोग बेहोश हो जाते हैं। ये अरोमा लड़कों पर ज्यादा और लड़कियों पर कम काम करता है। मिडनाइट फिर यहाँ रीन की दोस्त से पूछती है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया और यहाँ हमें उसका नाम पता चलता है, जो कि हीना होता है, जो कि बताती है कि उसने ये सब रीन को लड़कों से दूर रखने के लिए करा, क्योंकि वो उसे सीक्रेटली पसंद करती है। वो इस ड्रग का दोबारा से इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन मिडनाइट उसे अपने अरोमा से बेहोश कर देती है। सीन कट होता है और हम इस बारे में नाओमासा और आइजावा को बात करते देख पाते हैं, जहां नाओमासा बताता है कि उस इंसिडेंट से उसे पता चला है कि ये एक नया ट्रिगर ड्रग है, जो कि खाने में मिलाया जा सकता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है। ये किसी को विलन में तो टर्न नहीं करता, पर उनके क्वर्क्स को कुछ देर के लिए अनस्टेबल कर देता है। आइजावा को लगने लगता है कि शायद वो इस ड्रग का इस्तेमाल करके कुछ नए कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं, जिन पर वो पावरफुल ट्रिगर ड्रग का इस्तेमाल कर सके। और इन सब में नाओमासा को लगता है कि नंबर 6 का हाथ हो सकता है, जहाँ वो उसे पकड़ने में सिर्फ एक कदम ही दूर है। सीन कट होता है जहाँ हम हांगकांग में एक अनजान आदमी को ड्रग डीलर के साथ मिलता देख पाते हैं। ड्रग डीलर को इस आदमी पर शक होता है, क्योंकि ये आदमी उससे कुछ सवाल पूछने के लिए आया था, इसलिए वो यहाँ अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है, लेकिन ये उनके बॉडीगार्ड्स को काफी आसानी से हरा देता है। जहाँ इस बंदे की आइडेंटिटी रिवील होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि नकल डस्टर होता है, जिसकी अब दाढ़ी और मूछें आ चुकी हैं। और यहाँ में एक और बात भी पता चलती है कि ओकलॉक नाम का जो हीरो था, उसका क्वर्क उससे छीन लिया गया था, जिसके बाद उसे मार भी दिया गया और अब ये क्वर्क नंबर 6 के पास है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम तमाओ को
होगा और उसके दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता देख पाते हैं। यहाँ पर तभी नकल डस्टर भी आ जाता है जो कि हांगकांग से वापस आ गया था। वो अपनी बेटी से बहुत दिनों तक गायब रहने के लिए माफी मांगता है, बताता है कि वो किसी से मिलने गया था, जहाँ उसकी बेटी उसे माफ कर देती है और उसे शेव करने को कहती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि नकल डस्टर अब नकल डस्टर नहीं रहा, वो अपने आप को कुरोइवा बुलाता है और तभी वो हॉस्पिटल से निकलने के बाद अपने सप्लायर से मिलता है, जहाँ वो उसे हांगकांग से लाई हुई सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसमें उन कस्टमर्स के नाम होते हैं जो कि सामान वगैरह इंपोर्ट करवाते हैं। कुरोइवा यहाँ अपने सप्लायर से उन सारे कस्टमर्स की डिटेल्स निकालने को कहता है। यहाँ ये भी रिवील होता है कि ये सप्लायर पुलिस वाला है और नाओमासा के साथ ही काम करता है। नकल डस्टर यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगर उसे उसकी मदद की जरूरत पड़े तो वो उसे बुला सकता है, और यही ये 5th एपिसोड एंड हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम आइजावा को मिडनाइट से बात करता देख पाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मिडनाइट यूए स्कूल की टीचर बन चुकी है और आइजावा और प्रेजेंट माइक भी अगले सेमेस्टर में वहां के टीचर बन जाएंगे। और फिर बात के दौरान यहाँ आइजावा को एक विलन के आने की आवाज आती है जो कि किसी का पीछा कर रहा होता है। कोइची भी यहाँ होता है जो कि उस विलन से फाइट कर रहा होता है और तभी आइजावा भी आकर उसके इस काम में मदद करता है। ये विलन भी ट्रिगर ड्रग इस्तेमाल करने की वजह से एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है और तभी यहाँ बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से कोइची आइजावा के साथ ही अटका रह जाता है और यहाँ उसके हाथ में एक बिल्ली भी होती है जिसे वो पालने के बारे में सोच रहा होता है। बिल्ली को देख आइजावा को अपना पास्ट याद आता है, जहां वो अपने आप पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहा करता था और उस वक्त वो यूए का स्टूडेंट भी हुआ करता था। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि आइजावा उस टाइम पर काफी कमजोर हुआ करता था और मुश्किल और खतरनाक कामों से दूर ही रहता था, जहाँ वो किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था। उसकी क्लास में प्रेजेंट माइक भी था जो कि आइजावा को अपना बेस्ट फ्रेंड बुलाता था। यहाँ हम उनके एक और दोस्त को भी देख पाते हैं जिसका नाम ओबोरो है, जो कि अक्सर टीचर के लिए मुसीबतें खड़ी करता रहता था। साथ ही उसे लोगों की मदद करने का काफी शौक था और साथ ही बिल्लियां पाल लेने का भी, जहाँ वो बारिश से बचाकर एक बिल्ली को अंदर ले आता है और उसे पालने का डिसाइड करता है। इन लोगों का स्कूल में 1 साल पूरा हो जाता है और ये लोग सेकंड ईयर्स बन जाते हैं, जहाँ वो वक्त आ जाता है जब समर वेकेशन के दौरान ये लोग प्रो हीरोज के अंडर काम करेंगे। आइजावा यहाँ अब तक डिसाइड नहीं कर पाया है कि वो इस स्कूल से निकलने के बाद किस तरीके की जॉब करेगा और इसलिए उसे कौन से हीरो के अंडर काम करना चाहिए ये भी डिसाइड नहीं हो पाता है। कॉम्बैट ट्रेनिंग के दौरान आइजावा अपने क्वर्क का इस्तेमाल करके दूसरों के क्वर्क को नलीफाई कर देता है, जिस वजह से सब लोग ही उससे काफी गुस्सा होते हैं और कोई उससे अक्सर बात नहीं करता, क्योंकि ऐसा करके वो लोगों की मुसीबतें बढ़ा देता है क्योंकि उनके क्वर्क्स काम नहीं करते। लेकिन इससे उसे भी कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं कि हैंड टू हैंड फाइट में उनसे जीत सके। आइजावा सोचने ही लगता है कि आखिर उसका क्वर्क क्या काम कर सकता है और वो किस तरीके की जॉब फ्यूचर में कर पाएगा, जहाँ ओबोरो सजेस्ट करता है कि वो एक हीरो ही बनने पर फोकस करे क्योंकि उसके क्वर्क की मदद से वो बहुत से हीरोज की ताकतवर विलेंस को हराने में मदद कर पाएगा। अब यहाँ ओबोरो ने जो बिल्ली पाली थी वो उसका सही तरीके से ख्याल नहीं रखता है, इसलिए आइजावा को ही उस बिल्ली का अक्सर ख्याल रखना पड़ता है। और तभी यहाँ मिडनाइट आती है जिससे ये लोग पहली मर्तबा मिलते हैं, जो कि एक थर्ड ईयर होती है। वो इस बिल्ली को देख उसके साथ खेलने लगती है और उसे कुछ देर के लिए यहाँ से ले जाती है। अगले दिन हम जान पाते हैं कि प्रेजेंट माइक की जॉब लग गई है और फिर तभी यहाँ इनके सामने मिडनाइट आती है जो कि बताती है कि उसने उस बिल्ली के लिए एक घर ढूंढ लिया है। वो यहाँ उन दोनों से परमिशन मांगने के लिए आई थी कि क्या वो उस बिल्ली को उन्हें दे सकती है, जिस पर ये दोनों हाँ कर देते हैं और यही 6th एपिसोड एंड हो जाता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में आइजावा का पास्ट वहीं से कंटिन्यू होता है, जहां हम जान पाते हैं कि इस मर्तबा सबकी ही जॉबें लग गई हैं। आइजावा, ओबोरो और मिडनाइट तीनों एक ही एजेंसी में काम करते हैं जिसका नाम है पर्पल रेवोल्यूशन। इस एजेंसी को चलाने वाले हीरो का नाम है पर्पल हाइनेस, जिसके साथ मिलकर ये लोग एक विलन को पकड़ रहे होते हैं, लेकिन ये विलन यहाँ से बचकर भाग जाता है और पुलिस उसका पीछा करने लगती है। पर्पल हाइनेस इस मिशन के लिए इन लोगों की काफी तारीफ करता है क्योंकि उनका मेन मिशन उस विलन से सर्वाइवर्स को बचाना था, जो कि सक्सेसफुल रहा। यहाँ वो आइजावा से स्माइल करने को कहता है क्योंकि उसकी शक्ल ऐसी है जिसे लगे वो विलन को पकड़ने नहीं बल्कि किसी के फ्यूनरल में आया है। यहाँ हम जान पाते हैं कि आइजावा को स्माइल करना नहीं आता और फिर सीन कट होता है जहाँ आइजावा एक बाथ हाउस में होता है। यहाँ मिडनाइट उसे बिल्ली की कुछ फोटोज भेजती है जिन्हें देख वो स्माइल करने लगता है। ओबोरो ये देख आइजावा को कहता है कि उसे इसी तरह स्माइल करना चाहिए और फिर अगले दिन हम उसी विलन को देख पाते हैं जो कि एक बैंक को लूट कर भाग रहा होता है। यहाँ आइजावा उसे रोकने के लिए आता है और इस मर्तबा उसने ग्लासेस लगाए होते हैं जिनकी मदद से वो आंखें कुछ देर तक खुली रख पाता है और उसके क्वर्क को डीएक्टिवेट कर देता है। ओबोरो भी वहां आ जाता है और दोनों मिलकर इस विलन को पकड़ लेते हैं। सीन कट होता है जहाँ ये लोग स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इनका मुकाबला दूसरी क्लास वालों से होता है। इन दोनों को यहाँ दो दो बंदों की टीम बनाकर बैटल करना होता है, जहाँ प्रेजेंट माइक सेंसोजी नाम के बंदे के साथ मिलकर टीम बनाता है और जीत भी जाता है। और अगले बैटल के लिए इनका मुकाबला आइजावा और ओबोरो से होता है जिन्होंने अपनी टीम बना रखी होती है। सेंसोजी इन दोनों से अकेले लड़ने का डिसाइड करता है और दोनों पर ही भारी पड़ता है, लेकिन आइजावा उसके क्वर्क को ब्लॉक कर देता है, जहाँ ओबोरो आकर उसे हरा देता है। सेंसोजी आइजावा पर गुस्सा होता है और वहां से गुस्से में चला जाता है, जहाँ टीचर आइजावा और ओबोरो दोनों की तारीफ करता है। सीन कट होता है जहाँ हम जान पाते हैं कि प्रेजेंट माइक अपनी एजेंसी को छोड़कर इनकी एजेंसी को ज्वाइन कर लेता है और साथ ही इनके जैसे ही गॉगल्स पहनने लगता है। और तभी ओबोरो सजेस्ट करता है कि इन तीनों को प्रो हीरो बनने के बाद अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट करनी चाहिए। और तभी मिडनाइट भी यहाँ आ जाती है, जहाँ ओबोरो भी उसे अपनी एजेंसी ज्वाइन करने के बारे में बताता है, लेकिन मिडनाइट उनकी एजेंसी ज्वाइन करने से मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट करेगी। आइजावा फिर यहाँ सोचने लगता है कि क्या उसे अपने दोस्तों के साथ एजेंसी शुरू करनी चाहिए या नहीं, और इसी के साथ यहाँ पर 7th एपिसोड एंड हो जाता है।
8th एपिसोड की शुरुआत में आइजावा का पास्ट वापस से कंटिन्यू होता है, जहां हम प्रेजेंट माइक को सेंसोजी के साथ एक मिशन पर देख पाते हैं। प्रेजेंट माइक ने एजेंसी स्विच करने की रिक्वेस्ट डाल रखी है, पर उस रिक्वेस्ट को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसी वजह से प्रेजेंट माइक अपनी पुरानी एजेंसी के साथ ही काम कर रहा है। ये लोग एक मॉन्स्टर से लड़ने जा रहे होते हैं, जहाँ ये सारे एजेंसी के लोग एक साथ इस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर इनके सारे अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनसे अपना साइज बड़ा कर लेता है, और तभी बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद सीन कट होता है और हम आइजावा और ओबोरो को पेट्रोल ड्यूटी पर देख पाते हैं। कुछ देर बाद यहाँ बारिश होने लगती है, जहाँ इन दोनों को मिडनाइट का फोन आता है, जो कि बताती है कि उन्हें यहाँ मौजूद सारे लोगों को इवैक्यूएट करवाना होगा, क्योंकि जिस मॉन्स्टर से प्रेजेंट माइक की एजेंसी फाइट कर रही थी वो मॉन्स्टर यहाँ आ गया है। ये मॉन्स्टर अटैक्स को एब्जॉर्ब करता है और उन्हें बाद में रिलीज भी कर सकता है। आइजावा और ओबोरो कुछ बच्चों को यहाँ से इवैक्यूएट करवाने लगते हैं, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। पर्पल हाइनिस भी यहाँ आ जाता है और इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट रखता है, जहाँ आइजावा और ओबोरो इन बच्चों को यहाँ से निकालने लगते हैं, लेकिन पर्पल हाइनिस इस मॉन्स्टर के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, और तभी इस मॉन्स्टर का एक ब्लास्ट एक बिल्डिंग पर जा लगता है, जहाँ का मलबा इन बच्चों पर गिरने लगता है। ओबोरो इन बच्चों को बचाने के चक्कर में उस मलबे के नीचे आ जाता है, जहाँ दूसरी तरफ पर्पल हाइनिस भी मलबे के ऊपर पड़ा होता है। आइजावा सोचने लगता है कि वो पहले किसे बचाए, क्योंकि मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, और तभी आइजावा डिसाइड करता है कि वो दोनों को ही बचाएगा और इस मॉन्स्टर से अकेले फाइट करेगा। ये मॉन्स्टर आइजावा की काफी बुरी हालत कर देता है, लेकिन तभी मलबे के नीचे दबा ओबोरो यहाँ कहता है कि वो उसे अकेले हरा सकता है, इसलिए उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो यहाँ उसे मलबे के नीचे से ही चेयर करता है, जहाँ आइजावा खड़ा होकर बड़े बड़े मलबे के टुकड़े उस पर फेंक कर मारता है और उसे डैमेज कर देता है, जहाँ वो अपने सारे क्वर्क को एक साथ इस्तेमाल करता है और आइजावा उसे टाइम पर नलीफाई कर देता है, जहाँ वो उन सारे क्वर्क्स के अंडों को जमा करके उसके मुंह में डाल देता है और सब एक साथ ब्लास्ट कर जाते हैं, जहाँ ये मॉन्स्टर हार जाता है और आइजावा जीत जाता है। पुलिस यहाँ आकर उस मॉन्स्टर को अरेस्ट कर लेती है और बहुत से जख्मी लोगों को यहाँ हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ आइजावा मिडनाइट से ओबोरो के बारे में पूछता है और जानकर शौक होता है कि ओबोरो मलबे के नीचे दबकर मारा गया, जो कि अपनी आखिरी सांस तक आइजावा को चेयर कर रहा था। आइजावा जब अपने सामने ओबोरो की लाश देखता है तो शौक हो जाता है, जहाँ वो प्रेजेंट माइक के साथ रोने लगता है, और फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आइजावा खूब ट्रेनिंग कर अब और भी ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करता है, ताकि ऐसा दोबारा ना हो। टीचर उसे अपने पास बात करने के लिए बुलाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि आइजावा अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट करेगा, जहाँ वो अकेले ही काम करेगा। एक तरीके से वो बाउंटी हंटर बनना चाहता है। टीचर उसे यहाँ अच्छे से सोच लेने के लिए कहता है, जहाँ आइजावा कहता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा, ताकि उसके साथ मौजूद लोगों की जान ना जाए। और फिर ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है, जहाँ ग्रेजुएट होने के बाद आइजावा वैसा ही करता है जैसा उसने डिसाइड किया था। वो अकेला ही अपने दम पर एक काफी ताकतवर हीरो बन जाता है, और इस तरह हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ वो कुइची के साथ खड़ा होता है और बारिश रुक चुकी थी। यहाँ ये लोग कामायान के दोस्तों के पास जाने लगते हैं, जहाँ पर तभी ये ऑक्टोपस वाले मॉन्स्टर को भी देख पाते हैं, जो कि इनके साथ काम करने लगा था। यहाँ इस बंदे का नाम टाकोबे होता है, और हम इस सीन को देख समझ पाते हैं कि वो भी कामायान की तरह ही अपनी मॉन्स्टर वाली फॉर्म में फंस गया है। यहाँ ये लोग एक कैफे ओपन करने का डिसाइड करते हैं, उसी जगह पर जहाँ इनका वेयर हाउस हुआ करता था। टाकोबे यहाँ कुइची के पास बिल्ली को देख उसे पालने का डिसाइड करता है, और कुइची उसे बिल्ली दे देता है। इन लोगों को बात करता देख आइजावा अपने पास्ट को वापस से याद करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ किस तरह टाइम स्पेंड किया करता था, और फिर आइजावा इन लोगों को बताता है कि कैफे ओपन करने का इन लोगों का अच्छा आइडिया है, और वो यहाँ पर इनके कैफे को चेकआउट करने के लिए जरूर आएगा। ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और 8th एपिसोड यही एंड हो जाता है। 9th एपिसोड की शुरुआत में कोइची और पॉपी स्टेप कहीं तो जा रहे होते हैं। रास्ते में ये लोग कैप्टन सेलिब्रिटी और माकोटो से मिलते हैं, जो कि इन्हें लिफ्ट देते हैं। ये लोग फिर मॉल के कॉन्सर्ट एरिया में पहुंचते हैं, क्योंकि आज सभी आइडल्स की मीटिंग थी। कोइची को काफी ठंड लग रही होती है, पर बाकियों को नहीं, जिस पर सेलिब्रिटी बताता है कि उसका कोर्क एक शील्ड एक्टिवेट करता है, जो कि लोगों को हवा के इम्पैक्ट से बचाता है, और मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ लड़कियों पर ही करता हूँ। एक एक करके सभी आइडल्स यहाँ आने लगते हैं, और सबके आने के बाद इनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। माकोटो नारू फेस्ट के कामयाब होने के लिए सभी लोगों को कांग्रेचुलेट करती है, और क्योंकि आज क्रिसमस है तो ये लोग यहाँ पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। रूम को डेकोरेट करने के बाद ये लोग अपनी पार्टी शुरू करते हैं, और फिर कुछ देर बाद पार्टी खत्म होती है तो ये लोग साफ सफाई करने लगते हैं। सेलिब्रिटी जो कि सो रहा था अचानक ही उठ जाता है। माकोटो से थोड़ा आराम करने के लिए कहती है, क्योंकि कल से उसे और भी ज्यादा काम करने हैं, क्योंकि साल खत्म होने के बाद वो यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि उस पर लगे सारे केसेस साल खत्म होने से पहले सॉल्व हो जाएंगे, जिसके बाद वो अपनी कंट्री वापस जा सकता है। साथ ही सेलिब्रिटी की वाइफ प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे के फ्यूचर के हवाले से उससे बात करना चाहती है, जिसकी डिलीवरी अगले हफ्ते ही होने वाली है। सेलिब्रिटी ये जानकर शौक होता है, जिस पर माकोटो बताती है कि पामेला ने कहा था कि अगर वो सुधरना चाहे तो ही उसे इस बारे में पता चलना चाहिए। सेलिब्रिटी ये जानकर खुश होता है और सभी लोग सेलिब्रिटी को कांग्रेचुलेट करने लगते हैं। सीन कट होता है और सभी यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वो 3 बच्चियां जिस गाड़ी में जा रही होती हैं उसे एक ड्रैगन जैसा दिखने वाला बंदा आकर उठा ले जाता है। सेलिब्रिटी और कोइची उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो ड्रैगन बंदा एक्सप्लोड कर जाता है, जिसके पीछे का हाथ नंबर 6 का था। लेकिन सेलिब्रिटी अपने कोएक शील्ड कास्ट कर उन तीनों बच्चियों को बचा लेता है, लेकिन खुद काफी जख्मी हो गया था। सभी लोग यहाँ जमा होकर कैप्टन सेलिब्रिटी की फोटोज लेने लगते हैं, और नंबर 6 को अपने इस एक्सपेरिमेंट से कैप्टन सेलिब्रिटी की शील्ड की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसका
इस्तेमाल वो फ्यूचर में सेलिब्रिटी को और कमजोर करने और पूरी तरीके से खत्म करने के लिए करेगा। सीन कट होता है जहाँ अगली सुबह हम नाओमासा और ऑल माइट को बात करता देख पाते हैं। नाओमासा बताता है कि उसे ड्रग केस से रिलेटेड अनजान बंदे से इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके चलते वो कहीं जा रहा है। ऑल माइट उसकी फिक्र करता हुआ उसके साथ चलने की बात करता है, लेकिन नाओमासा मना कर देता है। नाओमासा फिर इसके बाद इरेजर हेड के पास पहुंचता है, कहता है कि हमें जल्द से जल्द उन ड्रग डीलर्स के हाइड आउट का पता लगाना होगा। आइजावा नाओमासा को एक यूएसबी देता है जिसमें क्रॉलर की टीम की सारी फाइट्स की इन्फॉर्मेशन थी और फिर हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पॉप स्टेप और कोइची आकर केस में मदद करने के लिए अपने सारे मिशन के रिकॉर्ड्स इन्हें दिए थे, क्योंकि जितने भी लोगों से इन्होंने शुरुआत से फाइट करी है वो सभी लोग किसी ड्रग का शिकार हो रखे थे। मिडनाइट नहीं जानती कि कोइची और पॉप स्टेप ही ये विजिलेंटीज है, लेकिन वो इनकी दी हुई इन्फॉर्मेशन का सही इस्तेमाल कर केस को सॉल्व करने में इनकी मदद करेगी और इन्हीं रिकॉर्ड्स को आइजावा नाओमासा को दिया है, यानी सीन प्रेजेंट टाइम में आ चुका है। आइजावा नाओमासा को बताया था कि ये मुझे मिडनाइट से मिली है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। सीन कट होकर माकोटो और बाकी सभी आइडल्स पर आता है। सभी देखते हैं कि न्यूज में कैप्टन सेलिब्रिटी की बातें हो रही है और वो काफी फेमस हो रहा है। माकोटो इसका फायदा उठाकर स्काई टावर में एक इवेंट रखने का डिसाइड करती है जो कि कैप्टन सेलिब्रिटी के लिए फेयरवेल पार्टी जैसा होगा और इस इवेंट में सभी आइडल्स जैसे कि पॉप स्टार वगैरह को परफॉर्म करने आना होगा। सभी लोग ये सुनकर खुश होते हैं और इनकी अगले दिन से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और माकोटो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ सभी हीरोज को इस इवेंट में इन्वाइट करती है और जगह जगह एडवर्टाइजमेंट भी करवाती है। अगले सीन में जब माकोटो अपने घर पर आती है तो नाओमासा को अपने इवेंट की सारी डिटेल्स के बारे में बताती है और ऑल माइट को इन्वाइट करने के लिए उससे ऑल माइट का नंबर मांगती है, लेकिन नाओमासा मना कर देता है और हमारा 9th एपिसोड यही एंड होता है। 10th एपिसोड की शुरुआत में हम कोइची को देख पाते हैं जो कि आइजावा को अपने मिशन की और रिपोर्ट्स देने के लिए आता है, लेकिन आइजावा यहाँ नहीं होता क्योंकि वो ज्यादातर पुलिस वालों के साथ ही काम करने लगा है। सीन कट होकर आइजावा पर आता है जहाँ कोइची की दी हुई इन्फॉर्मेशन के चलते ये लोग ड्रग केस के काफी करीब पहुंच गए हैं और कुछ जगहों का पता लगा लिए हैं जिनमें से एक ड्रग बनाने वालों का हाइड आउट हो सकता है। आइजावा की मदद करने के लिए कानिको और फैडगम भी आ जाते हैं क्योंकि इन जगहों को इन्वेस्टिगेट करने पर इनका सामना किसी खतरनाक विलन से भी हो सकता है। आइजावा और कानिको इन जगहों की भेस बदलकर छानबीन करने लगते हैं और इसी दौरान कोइची इन दोनों को साथ में देख लेता है, समझता है कि वो दोनों डेट पर है। कोइची इस बारे में जाकर उसके दो साथियों को बता देता है जिसे जानकर वो शॉक हो जाते हैं और तभी आइजावा की यहाँ एंट्री होती है जिसे देखकर ये दोनों उससे कहते हैं कि हम दोनों जेलिस है कि तुम एक आइडल को डेट कर रहे हो, हमें भी कुछ आइडल से मिलवाओ। आइजावा को कुछ भी समझ नहीं आता और फिर सीन कट हो जाता है और हम स्काई टावर को देख पाते हैं। आज कैप्टन सेलिब्रिटी की फेयरवेल पार्टी का दिन था और सभी लोग यहाँ रखे होते हैं। माकोटो का प्रोग्राम स्टार्ट होता है जहाँ एक एक करके सभी हीरोज की एंट्री होती है और फिर आता है कैप्टन सेलिब्रिटी जिसके आने पर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो इस साल भी टॉप 10 हीरोज की लिस्ट में आया है। पॉप स्टेप और बाकी आइडल्स भी यहाँ परफॉर्मेंस शुरू करते हैं, जिसके बाद सीन कट होकर आइजावा पर आता है जहाँ इन लोगों ने फाइनली ड्रग डीलर्स के हाइड आउट का पता लगा लिया था और जब ये लोग उस जगह की लेबोरेटरी में पहुंचते हैं तो वही ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर इन पर अटैक करते हैं, लेकिन इससे पहले ये एक्सप्लोड कर पाते आइजावा अपने कोर का इस्तेमाल कर उनकी एक्सप्लोड एबिलिटी को नलीफाई कर देता है जिससे ये लोग आसानी से इन ड्रैगन मॉन्स्टर को हरा सकते थे। लेकिन तभी आइजावा की नजर नंबर 6 पर पड़ती है जो कि एक ड्रैगन को रिमोटली एक्सप्लोड कर देता है और सभी ड्रैगन के साथ यहाँ से बचकर निकल जाता है। आगे चलकर वो ड्रैगन से अलग हो जाता है जहाँ ये ड्रैगन कैप्टन सेलिब्रिटी की तलाश में सीधा स्काई टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। सीन कट होकर स्काई टावर पर आता है। सभी हीरोज की 1 by 1 परफॉर्मेंस हो रही होती है और अब क्योंकि कैप्टन सेलिब्रिटी की बारी आने वाली है तो माकोटो के कहने पर कोइची कैप्टन सेलिब्रिटी को बुलाने के लिए उसके पास पहुंचता है, लेकिन खिड़की से देख वो नोटिस करता है कि कहीं तो बड़ा धमाका हुआ है और साथ ही 5 ड्रैगन मॉन्स्टर इस तरफ बढ़ रहे होते हैं। इनमें से एक ड्रैगन अपने आप को एक्सप्लोड करके टावर के ऊपर के हिस्से को डिस्ट्रॉय कर देता है जहां कैप्टन सेलिब्रिटी और कोइची अपने आप को किसी तरह गिरने से बचा लिए थे। कैप्टन सेलिब्रिटी इनसे फाइट करना शुरू करता है और एक ड्रैगन उसको पकड़कर एक्सप्लोड कर जाता है, पर अपनी शील्ड एबिलिटी का इस्तेमाल कर कैप्टन सेलिब्रिटी बच जाता है। लेकिन अब ये ड्रैगन उसे छोड़कर टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ तीसरा ड्रैगन टावर पर पहुंच एक्सप्लोड कर जाता है जिससे टावर गिरने लगता है। अंदर मौजूद सभी लोग डरने लगे थे, नहीं जानते कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन कैप्टन सेलिब्रिटी टावर को गिरने से बचा लेता है। पर अभी भी 2 ड्रैगन्स बचे थे जो कि आकर कैप्टन सेलिब्रिटी पर अटैक करने लगते हैं और हम जान पाते हैं कि ये ड्रैगन अपने छोटे पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोड भी कर सकते हैं और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन वाले अटैक से कैप्टन सेलिब्रिटी की शील्ड उसके किसी काम नहीं आती और उसकी धुलाई होने लगती है जहां वो टावर को भी नहीं छोड़ सकता था और यही 10th एपिसोड एंड हो जाता है। 11th एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ कैप्टन सेलिब्रिटी के इन ड्रैगन मॉन्स्टर ने काफी बुरी हालत कर दी थी, लेकिन वो अभी तक टावर को पकड़ा हुआ था। टावर का बहुत सारा सामान टावर से नीचे गिरने लगता है और इसी दौरान कोइची के पास टावर की एक ऑल माइट हुडी आती है जिसे वो पहन लेता है। इसी दौरान एक ड्रैगन एक इम्पल्स एक्टिवेट करता है जिससे टावर के अंदर मौजूद सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देती है। टावर के अंदर मौजूद लोगों को अब तक पता नहीं चला है कि बाहर क्या चल रहा है और डिवाइस के बंद हो जाने से सभी लोग अंदर फंस गए हैं। सभी हीरोज को टावर के अंदर मौजूद लोगों को प्रोटेक्ट करना था तब तक जब तक बाहर से मदद नहीं आ जाती है। एक टीम यही रुककर लोगों पर नजर रखती है और दूसरी टीम मदद बुलाने के लिए छत से बाहर जाती है। सीन कट होकर कैप्टन सेलिब्रिटी पर आता है जिसके ड्रैगन्स के हाथों अभी तक धुलाई चल रही थी कि तभी कोइची कैप्टन सेलिब्रिटी को बचाने के लिए आ जाता है। अपने क्वर्क का इस्तेमाल कर वो प्रोजेक्टाइल शूट करके सभी ड्रैगन्स को दूर रखता है और साथ ही रिवर्स मोशन से अपने आप को छत से चिपकाए रखता है। ये ड्रैगन्स अपने आप को रीजनरेट कर सकते थे, ये जानते हुए भी कोइची इन पर बार बार अटैक करता है क्योंकि उसका प्लान उन्हें तब तक रोके रखना था जब तक कोई दूसरा ताकतवर हीरो मदद के लिए नहीं आ जाता। इसी दौरान हम कैप्टन सेलिब्रिटी का पास्ट भी देख पाते हैं। कॉलेज के टाइम पर वो काफी पॉपुलर हुआ करता था और सभी लड़कियों से पसंद करती थी सिवाय एक के। वो उसे भी इंप्रेस करने की कोशिश करता है
पर उसकी हर एक कोशिश से ये लड़की और गुस्सा होती है। सेलिब्रिटी अगले दिन उससे माफी भी मांगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी लड़की उससे नफरत करे। वो उस लड़की को हर दिन मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसकी स्माइल देखता है तो वो उसे पसंद आने लगती है। आगे चलकर वो उसे प्रपोज भी कर देता है और उसे शादी भी कर लेता है। यानी ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पामेला थी। लेकिन शादी के बाद सेलिब्रिटी का काम खराब होने लगता है क्योंकि उसके सभी दोस्त उसका नाम इस्तेमाल कर बहुत से लोगों का पैसा चुरा कर भाग गए थे। इससे सेलिब्रिटी की रेपुटेशन भी खराब हुई और साथ ही पामेला भी धीरे धीरे उससे नफरत करने लगी। इन सब के चलते उस पर केसेस भी हुए और उसे अपनी कंट्री छोड़कर यहाँ आना पड़ा। और इसके चलते कैप्टन सेलिब्रिटी आज तक सोचता है कि उसने उस वक्त क्या गलती करी थी। सीन कट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ ड्रैगन मॉन्स्टर एक जोरदार अटैक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे सेलिब्रिटी को कुछ होता नहीं क्योंकि आइजावा अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में यहाँ आ गया था और उस ड्रैगन के एक्सप्लोडिंग पावर को नलीफाई कर दिया था। और साथ ही दूसरी टीम जो कि टावर के अंदर से मदद बुलाने के लिए निकली थी, यहाँ बाहर निकलकर इन ड्रैगन मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है। सभी हीरोज मिलकर ड्रैगन मॉन्स्टर्स को चुटकियों में हरा देते हैं और इंजीनियरिंग की टीम यहाँ एक हैवी केबल लेकर पहुंचती है जिसका इस्तेमाल कर जीनियस टावर को स्टेबल करता है और गिरने से बचाता है। कैप्टन सेलिब्रिटी फाइनली रिलैक्स कर पाता है और कोइची से कहता है कि मेरी फैमिली को बताना कि मैं एक काफी कमाल का हीरो था। ये कहते ही उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन कोइची उसे बचाने के लिए कूद जाता है पर भूल गया था कि वो उड़ नहीं सकता। तो सेलिब्रिटी ये देख अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर उस पर अपनी शील्ड लगा देता है ताकि किसी तरह कोइची गिरने से बच जाए। सभी हीरोज उन्हें बचाने के लिए आने लगते हैं कि तभी नंबर 6 उन दो ड्रैगन्स को रिमोटली एक्सप्लोड कर देता है जिससे टावर का निचली हिस्सा बहुत बुरी तरीके से डैमेज होता है और टावर गिरने लगता है। और यही हमारा 11th एपिसोड एंड हो जाता है। 12th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टावर नीचे गिरने लगता है जहां नाओ मासा तुरंत ही ऑल माइट को फोन करके इधर बुला लेता है। सभी हीरोज टावर को गिरने से रोकने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में भूल ही जाते हैं कि सेलिब्रिटी और कोइची जमीन पर गिरने वाले हैं कि तभी ऑल माइट फुल स्पीड में यहाँ पहुंच टावर को प्यार से उठाकर जमीन पर रखता है और कोइची और सेलिब्रिटी को भी बचा लेता है। ये देख सभी लोग ऑल माइट के नारे लगाने लगते हैं और पूरी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। नंबर 6 ये देख शॉक हो जाता है क्योंकि उसका पूरा प्लान ऑल माइट के चलते खराब हो गया था और इसलिए वो अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करता है जहाँ वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर ड्रैगन मॉन्स्टर के बचे हुए हिस्सों को आपस में फ्यूज करके एक नया मॉन्स्टर बना लेता है। पर ये मॉन्स्टर एक्सप्लोड होने के बजाय अपने अंदर से दूसरे ड्रैगन्स को लोगों पर अटैक करने के लिए छोड़ देता है और अब ये दूसरे ड्रैगन जगह जगह जाकर एक्सप्लोड कर जाएंगे जिन्हें ऑल माइट भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन ऑल माइट एक ही पंच से एक टोर्नेडो क्रिएट करता है जिसके अंदर सभी ड्रैगन्स आकर फटने लगते हैं और इससे शहर और लोगों को कोई नुकसान नहीं होता। और ये देख नंबर 6 वापस से शॉक हो जाता है कि ये ऑल माइट ऐसा कैसे कर सकता है और तभी उसे उसके बॉस का फोन आता है जो कि नंबर 6 को वापस आ जाने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से निकल पाता कोई उसे कंधे पर गोली मार देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि नकल डस्टर था जो कि जानता था कि इवेंट वाले दिन कोई ना कोई जरूर तबाही मचाने के लिए आएगा क्योंकि सभी हीरोज टावर के अंदर होंगे। उसका प्लान एकदम शानदार था, बस यहाँ उसका निशाना चूक जाता है और गोली सीधा नंबर 6 के कंधे पर जा लगी थी जिसके बाद वो अपने क्वार्क का इस्तेमाल कर नकल डस्टर के सामने आ जाता है और नकल डस्टर को अपना मास्टर बुलाता है। और तभी रिवील होता है कि ओकलॉक नाम के हीरो की जब शुरुआती एपिसोड में बात हो रही थी तो वो हीरो और कोई नहीं बल्कि नकल डस्टर था, लेकिन किसी एक्सीडेंट के चलते कोई इसके क्वार्क को चुरा लिया और वो क्वार्क नंबर 6 को दे दिया। नंबर 6 बताता है कि वो बस एक टेस्ट सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन ओवरक्लॉक क्वार्क के चलते वो अब ऑल माइट को भी टक्कर दे सकता है क्योंकि इसके इस्तेमाल से उसके सेंसेस इतनी तेजी से काम करने लगते हैं कि वो किसी को बिना पता लगे ही उन्हें खत्म कर सकता है। नंबर 6 ये भी कहता है कि वो नकल डस्टर यानी कि ओवरक्लॉक का काफी बड़ा फैन है और चाहता है कि वो उसे एज एन अप्रेंटिस एक्सेप्ट कर ले और अपनी पावर को मास्टर करना उसे सिखाए, लेकिन नकल डस्टर मना कर देता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक अप्रेंटिस है जो कि कोइची है। और इसी के साथ इनकी फाइट स्टार्ट होती है जहां नकल डस्टर की बुलेट से बचता हुआ नंबर 6 फुल स्पीड में उस पर अटैक करने के लिए आता है कि तभी साइड में रखा रिकॉर्डर एक्टिवेट होता है जिसमें रिकॉर्डेड मैसेज 300 की स्पीड पर चल रहा होता है और इसमें नकल डस्टर बताता है कि जब कोई इस पावर का इस्तेमाल करता है और किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करता है तो टाइम आउट हो जाता है और पावर कुछ सेकंड्स के लिए काम करना बंद कर देती है। ये सुन नंबर 6 तुरंत पीछे हटता है क्योंकि वो रिकॉर्डेड मैसेज को सुनने में अपना सारा फोकस लगा दिया था और उसका क्वार्क टाइम आउट हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर नकल डस्टर इस पूरी बिल्डिंग को एक्सप्लोड कर देता है। यानी उसने पहले से इस बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब्स लगा रखे थे। हवा में गिरते हुए नंबर 6 अपने क्वार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता था तो वो सही से जमीन पर ना लैंड हो सके, इसलिए नकल डस्टर गिरने से पहले उसके पैरों पर शूट कर देता है। नकल डस्टर नंबर 6 को जिंदा पकड़ना चाहता था पर क्वार्क का टाइम आउट खत्म हो गया था जिसका इस्तेमाल कर नंबर 6 अपने आप को हील करने लगता है, लेकिन नकल डस्टर उसके सर पर बंदूक मारने लगता है ताकि उसका ब्रेन डैमेज हो और वो अपने क्वार्क का इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन नंबर 6 अपने कपड़ों में एक छोटे ड्रैगन मॉन्स्टर को छुपाया हुआ था जो कि इधर एक्सप्लोड कर जाता है और यही 12th एपिसोड एंड हो जाता है। 13th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस धमाके से नंबर 6 का एक हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है पर नकल डस्टर को बस थोड़ी ही चोटें आई थी। दोनों ही फाइट करने के लिए खड़े होते हैं जहां नकल डस्टर कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, जिसके तभी नंबर 6 ओवरक्लॉक क्वार्क का इस्तेमाल कर यहाँ अपने सेल्स को काफी तेजी से रीजनरेट करता है जिससे उसके हाथ रीजनरेट तो हो जाते हैं पर एक मॉन्स्टर की शक्ल ले लेते हैं। जिसके बाद इन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और इसी बीच कोइची को एक बड़े से धमाके की आवाज आती है, लेकिन वो ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता। कुछ दिन गुजर जाते हैं और हम कैप्टन सेलिब्रिटी को कोइची और बाकी सबके साथ हॉस्पिटल में देखते हैं। सेलिब्रिटी उस स्काई टावर के इंसिडेंट से और भी फेमस हो गया है
पर किसी को भी कोइची के बारे में पता नहीं चला कि उसने सेलिब्रिटी की फाइट में मदद करी थी। लेकिन वो खुश था क्योंकि उसे अपनी हुडी पे ऑल माइट का ऑटोग्राफ मिल गया था। माकोटो बताती है कि पुलिस वालों को मालूम है कि कोइची ने सेलिब्रिटी की फाइट में मदद करी थी, क्योंकि नाओमासा माकोटो से घर पर कोइची के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लिया था। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं, वो कोइची को अरेस्ट नहीं करेगा क्योंकि कोइची ने अब तक ड्रग केसेस में उनकी काफी मदद करी है। कोइची ये सुन रिलैक्स होता है कि तभी सेलिब्रिटी की बीवी पामेला यहाँ आ जाती है और उसे पीटने लगती है। कहती है कि उसे इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी, वो मर भी सकता था और फिर मेरा क्या होता। सेलिब्रिटी कहता है कि टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वो कोइची को देख उसे भी थैंक यू कहती है क्योंकि माकोटो ने बताया था कि उसने सेलिब्रिटी की फाइट में काफी मदद करी थी। कोइची शर्माने लगता है और फिर हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेलिब्रिटी घर जाने लगता है तो सभी लोग उसे गुड बाय कहने के लिए एयरपोर्ट पर आए होते हैं और इन लोगों को देख सेलिब्रिटी काफी खुश होता है। न्यूज वाले सेलिब्रिटी के पास आकर पूछते हैं कि उसे यहाँ कैसा लगा। वो बताता है कि यहाँ के लोगों ने उसकी जिंदगी बदल दी है और खासतौर पर 2 लोगों ने, जिनमें से एक माकोटो है। और ये नाम सुन सभी न्यूज वाले माकोटो से सवाल करने लगते हैं कि वो सेलिब्रिटी की क्या लगती है, जिस पर वो बताती है कि मैं बस उसकी मैनेजर हूँ। और जब वो उससे दूसरे खास इंसान के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि वो एक हीरो है जिसकी डिटेल्स मैं पब्लिक में शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करने और मेरी दुश्मनों से फाइट करने में काफी मदद करता है। बेसिकली वो कोइची की बात कर रहा था कि वो उससे काफी इंप्रेस हुआ है और उसका फैन भी है, लेकिन कोइची नहीं जानता कि वो किस हीरो के बारे में बात कर रहा है। और तभी माकोटो बताती है कि वो भी उसी की कंट्री में पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए आ रही है और वो वहाँ आकर वापस से उसकी मैनेजर बन जाएगी, जहाँ ये ऑफर उसे पामेला ने दी थी ताकि सेलिब्रिटी को कंट्रोल में रखा जा सके। सेलिब्रिटी ये सुन शॉक होता है और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। सीन कट होकर कोइची पर आता है जहाँ पॉप स्टेप कहती है कि उसकी भी थोड़ी वाहवाही होनी चाहिए थी क्योंकि उसने भी काफी खतरों का सामना किया है। लेकिन कोइची कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो तुम मेरी तारीफें करती रहा करो, जिस पर पॉप स्टेप शर्माने लगती है। सीन कट होकर नाओमासा पर आता है जो कि उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ नकल डस्टर और नंबर 6 की फाइट हुई थी। यहाँ से इन्हें 2 लोगों के ब्लड के सैंपल मिलते हैं, जिनमें से एक ओकलॉग यानी कि नकल डस्टर का था और दूसरा खून अजीब से मॉन्स्टर का था, यानी कि यहाँ नंबर 6 की बात हो रही है। और ये सुन ऐसा लगता है कि नंबर 6 इंसान है ही नहीं। और फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 लोग लड़कियों को बुली कर रहे होते हैं कि तभी ये लड़कियां कहती हैं कि अगर वो यहाँ से नहीं गए तो क्रॉलर आकर इनकी धुलाई करेगा। ये कहने के बाद वो उसका नाम चिल्लाने लगती है और तभी क्रॉलर की एंट्री होती है जो कि अब काम करने में काफी बेहतर और प्रोफेशनल हो गया है, जहाँ इतने बड़े मॉन्स्टर्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं और वो उन्हें काफी आसानी से हरा देता है। लेकिन जब वो वापस से खड़े होते हैं तो उसके दोस्त भी आकर उसकी मदद करने लगते हैं और साथ ही ये लोग अब मिलकर एक कैफे भी चलाने लगे हैं जिसके बारे में इन्होंने बहुत पहले सोचा था। वो 2 लड़कियां फिर कोइची और पॉप स्टेप के साथ पिक्चर खिंचवाने लगती हैं और इसके बाद कोइची एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ से आने के बाद वो पॉप स्टेप से थोड़ी बातें करता है और पॉप स्टेप को बताता है कि क्योंकि हीरो बनने का सपना उसका पूरा हो गया है तो वो जल्दी इस काम से रिटायर होकर एक नई शुरुआत करने वाला है। ये सुन पॉप स्टेप शॉक होती है, जहाँ कोइची के कहने पर पॉप स्टेप तुरंत ही बाहर पेट्रोलिंग करने के लिए उसके साथ निकल पड़ती है और बहुत से लोग इस पॉइंट पर कोइची को जानने लगे हैं और उसके लिए चेयरिंग भी करते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यही एंड हो जाता है, जहाँ इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक डॉक्टर को देख पाते हैं जो कि ड्रग्स का इस्तेमाल कर एक पावरफुल स्पीशीज बना रहा होता है, जो कि दिखने में बिल्कुल नंबर 6 की तरह ही होती है और शायद इनके पास नंबर 6 का क्वर्क भी है। और साथ ही हमें ये भी पता नहीं चला है कि नकल डस्टर और नंबर 6 की फाइट का अंजाम क्या हुआ है। जहाँ इसी सस्पेंस को बिल्ड करते हुए सीजन 2 के सभी एपिसोड्स यहीं खत्म होते हैं और अभी इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है, क्या इसका सीजन 3 आएगा या नहीं, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तो नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो मैं उस अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।